देखते हैं इसको। दरअसल सबसे पहली चीज, एक बड़ी बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। और जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये चीज सभी को पता है और ये बेसिक जानकारी है। अब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले भूगोल पढ़ने से पहले भूगोल का मध्य प्रदेश का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। यहां से हम शुरुआत करेंगे। दरअसल अक्षांश देशांतर भी पढ़ाना है क्या? नहीं ना? कितने लोगों को पढ़ना है? काट लेना इनको बाद में। पढ़ना है अक्षांश देशांतर? हाथ खड़े कर लो ना, कौन पैसे थोड़ी लग रहे हैं। चलो वहीं से शुरू कर देता हूँ, नहीं तो और तुमको बाद में गाली दोगे पढ़ाया नहीं। चलते हैं। सबसे पहले हम अवस्थिति से शुरू कर लेते हैं। बातें नहीं अब कि हमारी अवस्थिति क्या है। कॉपी पेन बंद करके ध्यान से सुने। ये पृथ्वी है और ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसी को एक और नाम से हम लोग बुला देते हैं विषुवत रेखा। अब ध्यान दें, दरअसल सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की अवस्थिति को ज्ञात कर लें कि मध्य प्रदेश स्थित कहां पर है। अब ये जो रेखाएं मैं खींच रहा हूं, हम इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये दोनों गोलार्धों में होती हैं और दोनों गोलार्धों में इनकी संख्या 90 होती है। मतलब ये नॉर्थ पोल पे 90 है और साउथ पोल पे कितनी है? 90। ध्यान देंगे थोड़ा सा। इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। पहले तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब, अगर आप पूरी धरती पर कहीं भी घूमने जाओगे तो आपको कहीं पर भी, कई लोग गए होंगे, क्या कहीं पर भी ऐसा दिखाई दिया एक अंश रेखा, दो अंश रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा? नहीं, बिकॉज ये रियल में नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो डेफिनेशन ये हो जाती है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसे ही हम करते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं। ये इक्वेटर है। समानांतर का मतलब है समान अंतर पर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इन्हीं रेखाओं को हम बुलाते हैं अक्षांश रेखाओं के नाम से। डेफिनेशन आती तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन है क्या। क्लियर हो गया? ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब दूसरी बात, दरअसल यह है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह भी एक अक्षांश रेखा है और ये जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। कितने भागों में? दो। ये डिवाइड करती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा भाग। तो इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये वाला पूरा, और ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये सबको पता है, बहुत बेसिक जानकारी है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हम ऐसे कवर अप करते चलें। हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नॉर्थ पोल पे पहुंच गए और यहां पे अंतिम अक्षांश रेखा है 90 अंश नॉर्थ। अब मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे, बस दो चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि 90 अंश अक्षांश रेखा दोनों गोलार्धों में, ये सबसे छोटी रेखा है। तो अगर कल को एग्जाम में आ गया कि सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है, तो 90 अंश दोनों गोलार्धों में। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हम किसको बोलेंगे? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री को। अब दूसरी बात, मैं अक्षांश रेखाएं नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मध्य प्रदेश के भूगोल पे हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दो इधर थोड़ा सा। अब अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते चलेंगे इस क्षेत्र में,
जब आप इधर बढ़ते चलेंगे तो इधर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की चौड़ाई में कमी आती है, और अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो वृद्धि होती है। ये बात सभी को क्लियर है। इनके बीच का क्षेत्र 111 किलोमीटर होता है। हम उस क्षेत्र पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो भारत है, भारत यहां पर मौजूद है। हम सिर्फ अवस्थिति की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में कौन? भारत यहां पर मौजूद है। हम दोनों की स्थिति देख लें, भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी। हाँ, उससे पहले दो बातें और। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये काम क्या आती हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अक्षांश रेखाओं के दो उपयोग हैं। पहला, अक्षांश रेखाएं किसी भी क्षेत्र की स्थिति को ज्ञात करने में काम आती हैं, किसी भी क्षेत्र की स्थिति। और दूसरा, किसी भी क्षेत्र की जलवायु का जो निर्धारण हम करते हैं वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर करते हैं। कल को अगर परीक्षा में आ गया कि अक्षांश रेखाओं से किन किन चीज़ों का निर्धारण हो रहा है, पहला स्थिति का और दूसरा जलवायु का। अब कैसे होता है उसको भी एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए यहाँ पर। ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। हमने एक चीज़ सबने सुनी है कि पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा तक पहुंचती हैं। भूमध्य रेखा तक पहुंचती हैं बोल रहा हूं मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत का मतलब सीधे नहीं बढ़ती हैं। अगर सूर्य उत्तरायण भी है, उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, तो भी सनलाइट भूमध्य रेखा तक जाता ही है। अगर दक्षिण गोलार्ध में भी चमक रहा है तो भी वो यहाँ तक आता ही है। अब आप लोग खुद बताइए कि अगर सनलाइट पूरे वर्ष भर भूमध्य रेखा के आसपास पहुँच रहा है तो क्या इस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा वर्ष भर? डेफिनेटली। इसी वजह से इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते चलेंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती चलती हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में तापमान कम होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति और जलवायु कैसे डिवाइड करते हैं वो भी एक लाइन में समझ लो। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे बात कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह अक्षांश रेखाएं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो पढ़ने फिर हमको 2 घंटे लग जाएगा। देख लें एक लाइन में भूमध्य रेखा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जलवायु को और स्थानों को समझने के लिए अक्षांश रेखाओं को कुछ प्रतीक चिन्ह या नाम दे दिए हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश नॉर्थ पर, 23.5 अंश नॉर्थ पर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 अंश नॉर्थ पर मकर रेखा है। ठीक है। इनका निर्धारण कर्क रेखा या मकर रेखा, इनका नाम क्यों पड़ा उसके पीछे भी कारण है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो जिस टाइम पर इन रेखाओं का निर्धारण हो रहा था, जब कर्क रेखा का हम निर्धारण कर रहे थे कि ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होगी, ये ट्रॉपिकल जोन है बेसिकली, ये तापमान हम डिसाइड कर रहे थे, उस टाइम पे सूर्य कर्क राशि से गुजर रहा था, इसलिए इस रेखा का नाम हमने कर्क रेखा रखा है। जिस टाइम पर दक्षिण में तापमान की स्थिति को डिसाइड किया जा रहा था 23.5 अंश अक्षांश को, उस टाइम पर सूर्य मकर रेखा से गुजर रहा था, इसलिए हमने इसका नाम मकर रेखा रखा है। तो नामकरण के पीछे भी कारण है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखें, ये जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश तक का कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, पूरे वर्ष भर इस क्षेत्र में उच्च तापमान होता है। और तापमान उच्च होने की वजह से ही इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं।
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र या एरिया। तो ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। कहाँ से कहाँ तक? दोनों गोलार्धों में 23.5 से 23.5 तक, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय, गर्म जलवायु होती है। और इसके बहुत इफेक्ट होते हैं लाइक दैट। इसके असर ये होते हैं, सबसे पहली चीज, इन क्षेत्रों में जो समुद्र हैं उन समुद्रों से वाष्पीकरण कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो इन क्षेत्रों से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वेपोराइजेशन। दूसरी बात, सपोज दैट ये एक महासागर है और यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्प यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाती है। और जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी होती है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कमी मात्र क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल के 5 भाग हैं, जिसमें धरातल से लगा हुआ हिस्सा क्षोभ मंडल कहलाता है। और ये जो क्षोभ मंडल है, 2 लाइन में समझेंगे इसको, क्यों कमी आती है उसको भी समझ लीजिएगा। दरअसल मनुष्य है, यहाँ पर सारे जीव जंतु भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, और आधुनिक मनुष्य ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे धूल के कण, वाहनों से निकलने वाले कार्बन के कण जब यहाँ से उत्सर्जित होंगे तो उनका जो घनत्व है वो इस निचली सतह पर ज़्यादा मिलेगा कि ऊपरी सतह पर? निचली सतह पर, क्योंकि प्रोडक्शन भी यहाँ से हो रहा है। और दूसरी बात, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से निकलने वाली चीज़ों को ऊपर जाने से रोकता भी है। इसी वजह से धरातल का ये जो निचला हिस्सा होगा, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी, समझ रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, वायु की मात्रा, धूल के कण, कार्बन के कण, इनमें कमी आने लगती है। इट मीन्स धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायुमंडल विरल होने लगता है। विरल का मतलब है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश यहां से निकल के धरातल तक पहुंचता है तो इस क्षोभमंडल के निचले हिस्से का घनत्व तो ज्यादा है और ऊपरी हिस्से का घनत्व तो कम है। इस वजह से सूर्य का जो तापमान होगा, ये सूर्य की जो किरणें होंगी, उनका अवशोषण, एब्जॉर्वेशन, इस ऊपरी सतह पर कम होगा और इस निचली सतह पर ज़्यादा होगा। और बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर यहाँ पर एब्जॉर्वेशन ज़्यादा हो रहा है सनलाइट का, तो इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऊपर एब्जॉर्वेशन कम होता है, इसलिए जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, इस क्षेत्र में टेम्परेचर कैसा होता चलेगा? कम होता चलेगा। ये बात क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखें, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 डिग्री 165 मीटर पर। यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल के लिए है। बाकी हम समताप मंडल की, आयन मंडल की बात अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इससे क्या होता है वो समझ लीजिए। मैंने कहा आपसे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे वर्ष भर सनलाइट पहुँचता है और इसी वजह से इस क्षेत्र में जो समुद्र होंगे, उन समुद्रों से वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कैसा होगा? ज़्यादा होता है, होगा। सपोज दैट ये समुद्र है और यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ से वाष्प कहाँ जाएगी? ऊपर। और जैसे जैसे वाष्प ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर जाते हुए तापमान की दर कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो जब तापमान कम होगा, यहाँ की जो वाष्प ऊपर जाएगी
वो वाष्प का भी तापमान कम होने लगेगा, होगा। और जब तापमान कम होगा तो यहाँ से जो वाष्प ऊपर गई है उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, संघनन की। काय की प्रक्रिया? संघनन। संघनन के लिए पहली कंडीशन ही है तापमान में कमी आना। तो जो वाष्प ऊपर जा रही है उसमें संघनन शुरू होगा, संघनन का मतलब है वाष्प में तापमान कम होने पर उसके अणु एक साथ हो जाते हैं और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल में बदल जाते हैं। तो संघनन होगा तो जो वाष्प ऊपर गई है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, बादल बनेंगे ऊपर। कैसे बनते हैं उसको भी समझ लीजिए। आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, उससे जो कार्बन के कण निकलते हैं, या जो धूल के कण निकले हुए हैं, कार्बन के कण हैं, समुद्री नमक के कण हैं, ये वायुमंडल में घूमते फिरते रहते हैं। देखे हैं? एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी के घरों में जब जाओ, तो कवेलू वाले घर जो होते हैं हमारे, तो कई बार आप दोपहर के टाइम देखते होंगे कि सनलाइट कमरे के अंदर भी पहुंच जाता है, एक पतली सी जगह से देखते हैं, और उस सनलाइट में आपको बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। तो वो सारे यही कण हैं। हाँ, मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बोलेगा। मैंने आपसे कहा कि हम जब कच्चे मकानों में रहते हैं और कच्चे मकान की छत से सनलाइट हमारे कमरे के अंदर तक पहुंचता है, हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे धूल के कण घूम रहे होते हैं, उस प्रकाश में दिखाई देते हैं आपको। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा? इट्स टिंडल इफेक्ट। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। वो अभी उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। तो धूल के कण, समुद्री नमक के कण, कार्बन के कण इत्यादि वायुमंडल में घूम रहे हैं। पहले मेरी बातों को समझें, यहाँ पर हैं पूरे, और इस धरातल से वाष्पीकरण हो रहा है। ये वाष्प जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जो धूल के कण हैं, क्या उनसे चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। और धीरे धीरे संघनन से धूल के कण और सारी चीजें मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं। अब एक चीज और, जलवाष्प का वेट ज्यादा होता है कि जल की बूंदों का? जल की बूंदों का। तो वाष्प जो ऊपर गई वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो चुकी है, और धरती पर एक बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण। तो अब ये होता है कि वो जल की बूंदों को गुरुत्वाकर्षण बल जब आकर्षित करता है तो उसी के कारण वर्षा होती है। ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखें, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, भूमध्य रेखा के आसपास पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। किसके आसपास? भूमध्य रेखा के आसपास। अब क्यों होती है वो आपको समझ आ चुका होगा। बिकॉज वर्ष भर इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण हर दिन होने की वजह से ऊपर बादलों का निर्माण भी लगभग हर दिन होता है, और बादल बनेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पानी कहाँ आता है? नीचे आता है। अब इसी को लिंक करते हुए मैं आगे बढ़ूं तो दो चीजें और आप लोग याद रख लेंगे। पहली चीज ये है, इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वजह से भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण की जो मात्रा होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज्यादा होगी। अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो पौधा अपना भोजन खुद बनाएगा। ज्यादा बनाएगा कि कम बनाएगा? ज्यादा मात्रा में। प्रकाश संश्लेषण में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहला क्या चाहिए? H2O। H2O चाहिए। ये है, ये जड़ें हैं, ये मिट्टी के अंदर जो नमी मौजूद है यहीं से हमको H2O मिल जाता है पौधों को। पौधों की जड़ों में एक ऊतक पाया जाता है जाइलम, और ये मिट्टी से नमी को लेकर पत्तियों तक पहुंचा देता है। CO2 वायुमंडल में उपलब्ध है, ऑलरेडी हम उसको जनरेट कर रहे हैं।
तीसरी चीज चाहिए क्लोरोफिल, जो ऑलरेडी पौधे के अंदर मौजूद है। सनलाइट चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से हमको पौधों को मिल रहा है। एक चीज और चाहिए होती है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है। विदाउट मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश, पानी, जल, एक ही बात हो गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इसी में हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट। तो जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा पौधों का श्वसन अंग है। जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, जैसे हमारे फेफड़े, सेम कंडीशन में। और उसके बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वो सभी को पता है, पौधे अपना भोजन लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। मोस्टली ऐसा होता है। नॉर्मली के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जब आप किसी राह चलते हुए कोई पत्ती तोड़ते हैं और पत्ती को तोड़ेंगे तब देखना उससे किसी न किसी प्रकार का लिक्विड बाहर आता है, तो वो उनका भोजन है जो टूट के बाहर आता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, उससे मतलब नहीं है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा यहाँ पर और फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो इस क्षेत्र में पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होने से इस क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा डेफिनेटली। पौधे से जीवों को भोजन मिला और उस जीव ने इस पौधे के बीज से या फल से जो भी चीज खाई वो एक नए बीज को पृथ्वी पर छोड़ देता है। इससे नए पौधे भी जन्म लेते हैं और इसी तरीके से इस क्षेत्र में वनस्पतियों की सघनता बढ़ती चली जाती है। और वनस्पतियों की सघनता बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में जीव जंतुओं को जब भोजन मिलेगा तो जीव जंतुओं की भी संख्या बढ़ेगी। और यही वजह है इन क्षेत्रों में फूड चेन बहुत सशक्त होता है, खाद्य श्रृंखला। और यही वजह है इन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या? बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन्हीं क्षेत्रों में। तो पूरे धरातल पर सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी इन्हीं क्षेत्रों में है। लाइक दैट, अगर हम बात करें, आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है, अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में अफ्रीका महाद्वीप पे एक नज़र अगर गौर डालें तो कांगो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से इक्वेटर जा रही है। ये सर्वाधिक वनों वाला देश है। कांगो में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी है, बिकॉज फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो बारिश की मात्रा भी ज़्यादा होगी, रिवर्स भी ज़्यादा होंगी एंड विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टिविटी की मात्रा भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक हॉटस्पॉट और जैव आरक्षित क्षेत्र भी मिलेंगे। हॉटस्पॉट एंड जैव आरक्षित क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो कर्क रेखा से लेकर भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बीच तक आपको बहुत सारे हॉटस्पॉट भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। हॉटस्पॉट मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो हाथ खड़े करें ईमानदारी से, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं होता है। किसको किसको पता है वो हाथ खड़े कर लो। अच्छे से पोलियो मुक्त है भारत। जिनको नहीं पता है उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा मैं पैसे मांग लूँगा। निःशुल्क क्लास है, टेंशन मत लीजिए। दरअसल हॉटस्पॉट क्या होते हैं एक लाइन में मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं, बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। निश्चिंत रहें, 2-3 बजे तक बैठना हो सकता है आप लोगों का। मेरी क्षमता 14 घंटा पढ़ाने की है, मैं पढ़ाता हूँ ऑलरेडी। आप लोग अपनी क्षमता पर गौर करें। हाँ, नाश्ता की व्यवस्था मैं करा दूंगा, आप लोग 20-20 रुपये जमा कर लीजिएगा। और क्या होते हैं पहले इनको समझ लीजिए। हॉटस्पॉट की कुछ कंडीशन होती हैं। सपोज दैट, मान के चलें आप किसी एक क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी थी,
मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां थीं, विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां थीं। लगभग 1500 प्रकार की प्रजातियों का होना आवश्यक होता है। कितनी? 1500। या धरातल के कुल वनस्पति और जीवों का 5% होना जरूरी होता है। 0.5% होना आवश्यक होता है। पहले बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे वनस्पतियां भी थी, जीव जंतु भी थे, किंतु अब उस क्षेत्र में इनकी संख्या कम हो चुकी है। कारण मनुष्य के आर्थिक हित। हमने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वनों का विनाश किया, जीव जंतुओं को मारा और वो कम हो चुके हैं। उस क्षेत्र में उपलब्ध 70% प्रजातियों की संख्या नष्ट हो चुकी है। कितने परसेंट? 70%। यानी कि शेष बची अब 30%। अब अगर इस 30% वनस्पति का भी हम संरक्षण न करें तो एक समय आएगा कि 30% भी नष्ट हो चुकी होगी और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी होगी, जिससे फूड चेन कैसी होगी? इफेक्ट हो जाएगी, हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में धरती पर जीवन खत्म सा हो चलेगा, इसलिए हमको इनको सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पहले बहुत ज्यादा मात्रा में वनस्पतियां जीव जंतु थे, अब 70% तक खत्म हो चुके हैं, 30% बचे हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। लाइक दैट देयर इज हॉट स्पॉट है। पहले ऐसे लहलहाते थे, बालों का बगीचा घना था तेरे नाम जैसा। अरे हाँ, अब खत्म हो चुका है, हो रहा है, 70% लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए अब अगर केश कांति, केश किंग जैसे संसाधनों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा तो कुछ समय बाद ये भी विलुप्त हो जाएगा, टकला मकान बन जाएगा। टकला मकान एक मरुस्थल है चाइना में, तो यहाँ से भी जीएस निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे हाँ ना, तो जब भी अगर ये सामने आए तो आपको समझ आना चाहिए कि देयर इज टकला मकान कहाँ पर है? चाइना में। एंड ये हॉट स्पॉट भी है। इसलिए मैंने अब इसके संरक्षण की तकनीकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बिकॉज अगर इसको अभी भी संरक्षित नहीं किया तो बायोडाइवर्सिटी, देखो जीव जंतु इधर नहीं है, नहीं वो दीदी लोगों के साथ होता है ऐसा। हॉट स्पॉट स्थलीय भागों में होते हैं। कौन से भागों में? स्थलीय, धरातल पर होते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको भी समझते हैं। दरअसल जिस प्रकार से हॉट स्पॉट होता है, इसी प्रकार से एक और अवधारणा होती है होप स्पॉट। कौन से स्पॉट? होप स्पॉट। होप स्पॉट क्या होते हैं उसको भी एक लाइन में समझ लें। कंडीशन सेम है, बट अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि हॉट स्पॉट जहां पर धरातलीय भाग है, होप स्पॉट जलीय भाग होते हैं। यानी कि समुद्रों के भीतर पहले बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, अब 70% खत्म हो चुकी है, 30% है। ऐसे क्षेत्रों को हम किस नाम से बुलाते हैं? होप स्पॉट। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भूमध्य रेखा के आसपास हॉट स्पॉट की संख्या बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी है। एंड इसी को आगे अगर हम कनेक्ट करें तो भारत के हॉट स्पॉट पर हम चर्चा कर लेते हैं। होप स्पॉट नहीं बताऊंगा मैं आपको, भारत के हॉट स्पॉट एक नज़र में देखते चलेंगे। देख लीजिए, भारत में इस समय 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने? 4। किताबों में कुछ जगह पर अभी भी 2 लिखा हुआ है, और क्यों लिखा है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इधर पे भारत का पहला हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट। ये वाला पूरा हिस्सा, यहां से कर्क रेखा जाती, कर्क रेखा के नीचे ही है ये भाग। तो पहला हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, और मैं इसके विस्तृत भाग पे नहीं जाऊंगा। पश्चिमी घाट नहीं तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो ये पहला हॉट स्पॉट है, श्रीलंका तक जाता है। दूसरा पूर्वी हिमालय, ये दूसरा हॉट स्पॉट है भारत का। यहां भी बायोडाइवर्सिटी की मतलब बहुत ज्यादा है। तीसरा
भारत म्यांमार सीमा, ये भारत का तीसरा हॉटस्पॉट है। चौथा, यहां पर आएंगे आप, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एंड यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। एक एक शब्द पे गौर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सर्वाधिक द्वीपों से मिलकर बना देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा जैसे बहुत सारे द्वीप मौजूद हैं। तो ये इंडोनेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे वियतनाम ले लीजिए, थाईलैंड को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, ये पूरे हिंद महासागर के देश हैं। अरे हैं। और यही हिंद महासागर में एक गर्त है सुंडा। कौन सा गर्त? सुंडा। गर्त महासागरीय स्थलाकृतियां होती हैं जो महासागर के सबसे गहरे भागों में से एक है। गर्त बेसिकली नाम से स्पष्ट है, गर्त यानी कि गहरा भाग। तो महासागरों की जो तली होती है उससे भी नीचे होते हैं, लाइक दैट। अगर ये महासागर है, ये धरातल है उसका, तो इससे भी गहरे भाग होते हैं। ये बेसिक धरातल हो गया, इस क्षेत्रों को आप गर्त कह सकते हैं। और इनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया या ज्वालामुखी उद्भेदन इत्यादि क्रियाओं से होता है। वो हम यहाँ पर विश्लेषित नहीं करेंगे उसको। और ध्यान रखें, इस समय पूरे महासागरों में 5 महासागर हैं हमारे पास। तो इस समय 57 गर्त के बारे में हमको जानकारी है, लगभग। कुछ जगह 52 भी लिखा मिलता है। और उसी में से एक सुंडा गर्त है, हिंद महासागर में है। और इसी गर्त के नाम पर ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस पूरे एरिया को सुंडा लैंड के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? सुंडा लैंड। एक बड़ी चीज ध्यान रखेंगे आप, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है लगभग इसी के आसपास। ध्यान रखो, यहां पर भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है। क्या इस क्षेत्र में भी बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी? डेफिनेटली। तो ये सुंडा लैंड भी एक हॉट स्पॉट है। बट ध्यान रखें एक चीज, इस सुंडा लैंड में इंडिया का केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा आता है। कौन सा हिस्सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आ गई बात समझ में? दूसरा हिस्सा नहीं आता है। तो क्या ये भारत का हिस्सा है या नहीं? भारत है या नहीं इसमें शामिल? है, भले ही हमारा छोटा सा पार्ट है। हाँ, अब मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यही 2 हॉटस्पॉट भारत के हैं, बिकॉज इनका मोस्टली हिस्सा भारत में है। भारत म्यांमार सीमा का कुछ भाग म्यांमार के क्षेत्र में चला जाता है, इसको पूरी तरह से हॉटस्पॉट नहीं मानते हैं। और इसमें केवल अंडमान निकोबार समाहित है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये भी हमारा पार्ट नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जाम में आता है कि भारतीय क्षेत्र में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो क्या 4 हॉटस्पॉट हमारे पास हैं। आई थिंक सभी को नाम याद रहेंगे। अब पहला पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार सीमा, अंडमान निकोबार, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। यहां पर एक क्षेत्र है दसन साउथ, दसन नॉर्थ। बेसिकली जो बायोडायवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है वो दोनों गोलार्धों में यहाँ तक बहुत ज़्यादा होती है, दसन अक्षांशों तक। इसको डोल्ड्रम क्षेत्र या शांत पेटी का क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सी पेटी? शांत। रीजन ऑफ क्लाइम भी कहा जाता है अंग्रेजी में। यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ ध्यान से समझेंगे आप, दरअसल इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं। इसी कारण से भूमध्य रेखा के
ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। काय की मात्रा? ऑक्सीजन। डेफिनेट सी बात है कि अगर वहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। पक्का? तीसरी बात कि अगर O2 ज़्यादा है तो इस क्षेत्र की वायुमंडल में O3 की लेयर भी कैसी होगी? मजबूत होगी। बिकॉज O3 का निर्माण कैसे होता है? O2 के टूटने से ही होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है वायुमंडल में O2 की सघनता और O3 की सघनता किस क्षेत्र के आसपास ज़्यादा होगी? भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में। भूमध्य रेखा नहीं, अब ये पूरा डोलड्रम क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? पक्का? डन? ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। तो अवस्थिति की बात कर रहे हैं, तो क्या अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली। काय को? क्लाइमेट को, जलवायु को डिफाइन कर सकते हैं कि जलवायु कैसी होगी किस क्षेत्र की। अब आप मुझे बताएं 23.5 से 23.5 तक कौन सा कटिबंध बोला मैंने? उष्ण। इस क्षेत्र में तापमान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। डेफिनेटली? पक्का? ठीक है। अब ध्यान दें 23.5 से लेकर 35.5 तक का क्षेत्र, मैं पूरा विस्तार पे नहीं जाऊंगा इनका, 35 तक का क्षेत्र, 23.5 से 35 अंश दोनों गोलार्धों में, यह भाग कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसका संधि विच्छेद कर दीजिए उपधन उष्ण। उप शब्द का मतलब होता है निकट या समीप, और उष्ण का मतलब सबको पता है गर्म। ये क्षेत्र उष्ण है 23.5 तक का, तो 23.5 तक का क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र है, इससे ये लगा हुआ भाग कहलाता है क्या? उपोष्ण। आई बात समझ में? अब एक बात बड़ी सिंपल सी है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते चलते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, और इसी कारण इन क्षेत्रों तक जाते समय तापमान में कमी आती है। तो एक बात बताएं, इस उष्ण कटिबंध की अपेक्षा यहाँ का तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। ये बात क्लियर है सभी को? तो क्या अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम तापमान को डिफाइन कर पा रहे हैं? जलवायु को भी डिफाइन कर पाते हैं। तो ये इनके पहले उपयोग हो गए। दूसरा होता है स्थिति। क्या? स्थिति। मैं इनको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जहाँ जहाँ काम की चीज़ें हैं हमारे लिए मध्य प्रदेश से संबंधित वही पढ़ेंगे, अदरवाइज से बहुत लंबा चला जाएगा। स्थिति ज्ञात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये भारत है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से भी जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 अंश। भारत के कितने राज्य? आई थिंक सभी को याद होंगे। अभी फार्मूला बताया था कल या परसों में मैंने। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर भी जाती है। कितने जिले? 14। अब मुझे एक चीज बताएं आप लोग, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये जो क्षेत्र होगा ये ट्रॉपिकल जोन है कि सब ट्रॉपिकल जोन है? ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी यहाँ की, डेफिनेटली। और इस क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय। आई बात समझ में? तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2। प्रायद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भारत में उपोष्ण कटिबंधीय। क्या मध्य प्रदेश के साथ भी यही है कि नहीं है? दक्षिणी मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उत्तरी मध्य प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय। आ गई बात समझ में? बट एक चीज ध्यान रखें, अगर मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, खासकर MPPSC वाले ध्यान रखें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोक सेवा आयोग, ये दोनों के मत में भिन्नताएं हैं। लोक सेवा आयोग कहता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी।
जबकि हम बेसिकली पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब आगे आते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से जा रही है। सपोज दैट यहां उज्जैन है, क्या है, यहां विदिशा है। अगर आपको यह बात पता है कि विदिशा से होकर कर्क रेखा जाती है, और मैंने आपको पूछ लिया कि कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के 2 जिले या 3 जिले बताएं, और आपको अगर आइडिया है तो आप बता पाएंगे कि कर्क रेखा जब ऐसे जाती है, आपको नहीं पता यहाँ कौन सा जिला है, आ रही बात समझ में, लेकिन कर्क रेखा के आधार पर हम उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थिति और जलवायु दोनों चीज़ें हम इससे ज्ञात करते हैं। कैसे? अक्षांश रेखाओं से। एक सवाल यहीं से मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, मध्य प्रदेश की कितने जिलों से जा रही है? 14 जाती है, और 5 संभागों से जाती है। कितने? 5। एक ऐसा संभाग है मध्य प्रदेश का जिसमें 5 जिले हैं, और कर्क रेखा उस संभाग के 5 जिलों से जाती है। कौन सा? भोपाल। भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। ठीक है, चलो आगे उसको विस्तृत रूप में देखेंगे। तो हम अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। इसलिए आपको थोड़ा सा अक्षांश रेखाएं बताना आवश्यक हो गया था, पूरी तरह नहीं बताया हूं, सिर्फ 10% पढ़े हमने अक्षांश रेखाओं का। अब ध्यान दें यहां पर थोड़ा सा। देखते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति पढ़ रहे हैं तो भारत की भी अक्षांशीय स्थिति को समझ लेते हैं, दोनों साथ में हो जाएंगी। देखो इधर पे सबको एक चीज पता है कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। कौन से गोलार्ध में? तो एक चीज आप लोग पहले ही क्लियर कर लें कि अगर इस क्षेत्र से कोई भी अक्षांश रेखा जाएगी तो वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगी कि दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। दोनों चीजें देखें, ये भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का, यहां से जो अक्षांश रेखा जा रही है वो दक्षिणी अक्षांश नहीं है, बिकॉज हम कौन से गोलार्ध में हैं? तो इस क्षेत्र की पूरी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश हैं। तो किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये तो भारत का दक्षिणी भाग है, फिर आप इस क्षेत्र की अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? पक्का? ठीक है, तो देखते हैं एक लाइन में। दरअसल ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला हिस्सा है ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, और यहीं पर एक क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट, इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा करते थे। कौन सा पॉइंट? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान रखें। और ये 6 अंश 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। 6 अंश 4 मिनट नॉर्थ। ये मिनट्स क्या होते हैं एक लाइन में समझो। यहां पर भी ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको भी हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देते हैं, मिनट्स और सेकंड में। ठीक है, 60 मिनट्स और 60 सेकंड में हम डिवाइड करते हैं, इसके भाग हैं। तो मान के चलो ये 2 अंश रेखा है, ये 3 अंश रेखा है। ठीक है, इसको डिवाइड किए, छोटे छोटे खंडों में डिवाइडेड है। यहां पर कोई प्लेस है मान के चलो ये वाले पॉइंट पर, तो वो 2 अंश पे कहलाएगा, 3 अंश पे कहलाएगा कि 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच। माना कि ये मिनट का 10वां हिस्सा है, तो तब हम उसको कहेंगे ये स्थान 2 अंश 10 मिनट पर स्थित है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? पक्का? अभी तक कितने लोगों के दिमाग में डाउट रहता था इसको लेकर?
हाँ, सबई के रहता था। तो 6:04 पर मौजूद है कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में है। और 2004 में जब सुनामी आई हिंद महासागर में, उसके बाद ये जलमग्न हो गया था। अभी उधर नहीं जाएंगे, हम अक्षांश स्थिति पे आते, नहीं तो और लंबा खिंच जाएगा ये टॉपिक। अब देखें यहाँ पर, फोकस कीजिए बोर्ड पे। ये भारत के नियंत्रण में स्थित द्वीप हैं। ये भारत की मुख्य भूमि नहीं है, मुख्य भूमि सिर्फ इतनी है, ठीक है। और मुख्य भूमि में ये अंतिम स्टेट है तमिलनाडु, स्टेट बोला मैंने। और इसी का ये छोटा सा क्षेत्र है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, छोटा सा भाग है कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का। दोनों पॉइंट्स को क्लियर करें। अगर एग्जाम में आया कि भारत का अंतिम बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर ये पूछा कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, तो कन्याकुमारी। दोनों में अंतर समझ आ गया। इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 6.4 नॉर्थ अक्षांश। ये है 8:04 उत्तरी अक्षांश पर। अब इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी और क्या है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम सिर्फ अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो कन्याकुमारी की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8:04। एक और चीज के बारे में बता देता हूं। कन्याकुमारी मूलतः एक अंतरीप है। क्या है? अंतरीप। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको अंतरीप कहते हैं। अंतरीप क्या होते हैं, कितने लोगों को आइडिया है? अच्छा, महेश है क्या? और किसको था? जो नुकीला हो लगभग, और ये जल से घिरा हुआ हो। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में ऐसे क्षेत्रों को अंतरीप कहते हैं हम लोग। हॉर्न अंतरीप ये मौजूद है, सुने हैं? कुछ नहीं सुने तुमने? तो कन्याकुमारी का अंतरीप है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। छह 4 पे क्या है समझ आ गया? कन्याकुमारी। आगे चलें हम लोग। हाँ, इंदिरा पॉइंट 8:04 पे कन्याकुमारी। 10, 12, 15, 23:30 बीच से जा रही है। ठीक है, देखें यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर है। और यहाँ पर 21:06 उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश पर ये कंडीशन मौजूद है। आई बात समझ में? यहाँ से चले हम लोग। ये 23:30 बिल्कुल बीचों बीच से मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। इसके बाद हम चलें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा? मुरैना। और यहाँ पर 26:30 अक्षांश रेखा ये अंतिम छोर निर्धारित करती है। तो अगर मैं कल को पूछूं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, जल्दी बताओ। 21:06 से 26:30 उत्तरी अक्षांश के बीच। अब काउंट कर लीजिए कितने अक्षांशों में विस्तृत है मध्य प्रदेश। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, कितने हुए? 5 अक्षांशों के मध्य स्थित है। आगे बढ़ें, ये याद रखें सभी लोग। 21:06, 26:30। आगे चलें, ये मध्य भारत का सबसे अंतिम छोर, अरे है इंदिरा कॉल। ये 37:06 नॉर्थ। ये अक्षांश रेखा भारत के उत्तरी छोर को निर्धारित करती है। मतलब भारत कहां से कहां तक विस्तृत हो गया? भारत की मुख्य भूमि कहां से कहां तक विस्तृत है? 8:04
से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। आ गई बात समझ में। और कितने अक्षांश हो गए 8 से 37 तक 29। तो भारत कितने अक्षांशों में विस्तृत है 29 और मध्य प्रदेश कितने अक्षांशों में विस्तृत है 5। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा एक चीज इंदिरा कॉल से बता देता हूं, यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। कौन सी? काराकोरम। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही इंदिरा कॉल है। इसी को त्रिबिंदु भी कहते हैं। मेंस वाले ध्यान रखें, त्रिबिंदु 3 नंबर में आ सकता है। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति 3 नंबर में आ सकती है। इंदिरा पॉइंट 3 नंबर में आ सकता है। कन्याकुमारी 3 नंबर में आ सकता है। अंतरीप 3 नंबर में आ सकता है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलें आप लोग। 2020 प्रीलिम्स जिसको देना है वो बहुत इत्मीनान से समझे, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। आगे देखें, इसी को हम त्रिबिंदु भी कहते हैं, बट त्रिबिंदु कहने का कारण क्या है, यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। इसलिए इस क्षेत्र को त्रिबिंदु के नाम से भी हम बुलाते हैं। आई बात समझ में। अब मैं उसके विश्लेषण नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा अपने को उस क्षेत्र में। आगे चलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की और भारत की कौन सी स्थिति हो गई? अक्षांशीय स्थिति। आई थिंक जलवायु समझ जाएंगे अब आप लोग इसकी। दक्षिण की जलवायु कैसी है और उत्तर की जलवायु? पोषण। बॉटल मांगना, बॉटल। 2 चीजें, इससे क्या असर पड़ता है वो भी समझते हैं। पहला असर ये होता है, दक्षिण भारत की जलवायु गर्म होने की वजह से इस जो नागरिक हैं, जो लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, उनका रंग काला हो जाता है। होता है, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो मोस्टली लोग काले दिखेंगे। भूमध्य रेखा के आसपास के लोग काले ही होते हैं, सभी नहीं होते हैं। दक्षिण भारत की हीरोइन पता नहीं क्या लगाती हैं, विलन पूरे काले। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु को निर्धारित करती है और इसी वजह से दक्षिणी मध्य प्रदेश में वनों की अधिकता भी पाई जाती है। कौन से मध्य प्रदेश में? दक्षिण में। है या नहीं है? सतपुड़ा मैकाल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अब रीज़न पता चल रहा होगा कि क्यों पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों होती है पता चल रहा होगा। क्यों होती है बताओ? बहुत सारे कारण हैं। पहले तो इस क्षेत्र में पर्वत है सतपुड़ा, और दूसरा वनों की अधिकता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। अरे है, पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किताबों में 199 लिखा हुआ है, कृपया अब उस डाटा को याद नहीं रखना है, ध्यान रखें। सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है, गोहद भिंड 55 सेंटीमीटर मात्र सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आई बात समझ में। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 112। एक मोटा मोटा आंकड़ा बता दे रहा हूँ, ये याद रखेंगे, पीटी में पूछ लेता है। 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। 212.3 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। एक प्लेस के रूप में, एक स्थान के रूप में बात कर रहा हूँ। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछेगा तो नए आंकड़ों के अनुसार बालाघाट आ चुका है। कौन? बालाघाट मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जिले की बात कर रहा हूँ। जिला पूछेगा तो बालाघाट और स्थान पूछेगा तो पचमढ़ी। आई बात समझ में। ये चीज़ क्लियर रखें सभी लोग, ठीक। एक और चीज़ बता दूं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉरी पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम होती है। उसके रीज़न हैं, ध्यान से समझें। एक लाइन में मैं जलवायु नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक चीज़ें बताते चल रहा हूँ आपको। उसके 2 कारण हैं, दोनों कारणों को ध्यान से समझ लें आप लोग। पहला कारण, इस क्षेत्र में पर्वत है, पर्वतीय भाग है पूरा, तो इस वजह से इस क्षेत्र से आने वाली मानसून को ज़्यादा रोकेगा और वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी। इस क्षेत्र में वनों की अधिकता भी है, इसलिए वर्षा ज़्यादा होती है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पे जब आप आएंगे, ना तो ऊंचे पर्वत हैं
ना तो वनों की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वर्षा कम होती है। ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरी बात, भारत में मानसून दो प्रकार का होता है। पहला होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, या इसी को हम कहते हैं अरब सागर का मानसून। कौन सा मानसून? और दूसरा होता है दक्षिण पूर्वी मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून। मैं कह रहा हूं कि पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, एक लाइन में उसको भी समझते हैं। दो कारण होते हैं, पहला कारण बता चुका हूं। दूसरा, अरब सागर का मानसून जो आता है ये भारत के ज़्यादा क्षेत्रफल पर वर्षा करता है, मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। किंतु बंगाल की खाड़ी के मानसून की अपेक्षा इस मानसून में नमी की मात्रा कम होती है। नमी की मात्रा समझ पा रहे हैं आप? अब मुझे खुद ही बता दीजिए कि इस क्षेत्र के मानसून में नमी की मात्रा कम है, उस क्षेत्र के मानसून में नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वर्षा ज़्यादा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया को तो कवर ये कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। मैं क्वांटिटी की बात अगर करूं कि भारत में किस मानसून से ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी, या नमी की मात्रा ज़्यादा किस मानसून में होती है तो बंगाल की खाड़ी के मानसून में। ये क्लियर है सभी को? और हम ये इस क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा प्राप्त करता है। आई बात समझ में? इसलिए तो बालाघाट में वर्षा होती है ज़्यादा मात्रा में। क्लियर हुआ? चलो, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो आ गया दिमाग में तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की तरफ, कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कैसी है। 2 मिनट का रेस्ट ले लें आप। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की तरफ, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेसिस है। अगर इसको समझ लेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या है। भू मतलब पृथ्वी, गर्भिक का मतलब है पृथ्वी की आंतरिक सतह। इसको 3 भागों में तोड़ेंगे, इधर पे आ जाएं। भू यानी कि पृथ्वी, गर्भिक का मतलब है पृथ्वी के गर्भ से यानी कि आंतरिक सतह से, और तीसरा शब्द है इक। इक का मतलब होता है संबंधित होना। इक का मतलब क्या है? संबंधित होना। इट मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित चीजों को ही हम कहते हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। आ गई बात समझ में सभी को? अब देखें दूसरी बात। तो ये जो भूगर्भिक संरचना है, धरती के अंदर अगर हम जाते हैं तो मोस्टली रॉक्स हमको मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखें, भारत की भूगर्भिक संरचना और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना दोनों एक ही हैं। मेंस वाले और प्री वाले और सारे लोग ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर वर्ष, ध्यान दें आप। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। देखते हैं कौन से 2 भाग हैं। पहली संरचना भारत की भूगर्भिक संरचना है प्रायद्वीपीय भारत की संरचना। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब कितने लोगों को नहीं पता है, वो ऐसे पूरे हाथ खड़े करके रख लेना अभी। और दूसरा होता है उत्तर भारत की संरचना। पहला क्या? प्रायद्वीपीय भारत, और दूसरा क्या? उत्तर भारत की संरचना। अब दोनों में अंतर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। बहुत डिटेल पे नहीं, लेकिन बेसिक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसलिए हम इस क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। डेफिनेशन आ सकती है प्रायद्वीप की 3 नंबर में लिखने के लिए। इसी से जुड़ी एक और अवधारणा मैं आपको बता देता हूँ, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। बिकॉज मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु भी मानी जाती है। कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय। तो एक लाइन में इसको भी समझ लें आप लोग कि महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहते हैं। उपमहाद्वीप, महाद्वीप यानी कि बड़े स्थलीय भाग, अरे होते हैं। उपमहाद्वीप, महाद्वीपों के अंदर ही ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जिनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक संरचनाओं में लगभग समानता पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप नाम सुने हैं सभी ने? 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये। भारतीय महाद्वीप में 5 देश आते हैं। कितने? 5।
पहला तो कौन हो जाएगा? भारत। दूसरा कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। तीसरा कौन हो जाएगा? नेपाल। चौथा कौन हो जाएगा? और पांचवा म्यांमार। तो ये बांग्लादेश, माफी चाहूँगा। पांचवा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। पहला क्या हो गया? भारत, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बांग्लादेश। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। इनकी भौगोलिक संरचना, जलवायुवी समानता, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति लगभग इक्वल है। भारत उन सब में अमीर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भारतीय मध्य प्रदेश की जलवायु का एक और नाम होता है महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय। और वो इसलिए कहते हैं बिकॉज मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। कौन सा राज्य? इसी कारण से कहते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु। भू आवेष्टित इट मीन्स लैंडलॉक्ड, यानी कि ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, जहां पर उसकी सीमा कहीं भी समुद्रों को लगती नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? पक्का? ठीक। अब आगे देखते हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना और दूसरा उत्तर भारत की। अब ऐसा क्यों किए हैं हम उसको भी समझते हैं। इधर पे आइए सभी लोग। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी में 7 महाद्वीप नहीं थे। उस समय पृथ्वी में केवल एक ही स्थलीय भाग था। एक ही स्थलीय भाग था और वेगनर महोदय ने इसे पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंजिया। तो पेंजिया था। महाद्वीपीय विस्थापन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ एक बेसिक चीज बता रहा हूं। यानी कि धरती की उत्पत्ति के बाद जब स्थलीय भाग बने और समुद्री भाग बने, तो जो स्थलीय भाग था वो कौन था? पेंजिया। दरअसल क्या था वो भी समझें पूरा ही। एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर साहब। कहाँ के? जर्मनी के। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। तो वेगनर साहब ने 1920 के दशक में, दशक बोल रहा हूँ मैं, डिकेड, एग्जैक्ट डेट नहीं बोल रहा हूँ, 1912 की घटना है वैसे ये, पूरी धरती के महाद्वीपों पर, महासागरों पर रिसर्च किया और उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी कि जो 7 महाद्वीप आज अलग अलग हैं, अगर हम इनको एकजुट करें, फिर से एक करने की कोशिश करें, तो ये आपस में वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे ये एक ही वस्तु के 2 टुकड़े हों। ये कैप इस पेन में क्यों लगी? क्योंकि इसी की है। अगर दूसरे पेन की कैप में लगाऊंगा तो यहाँ पर बीच में गैप आएगा। आ रही बात समझ में? अभी तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, बट ये बेसिकली पार्ट दोनों एक ही हैं। आ रही बात समझ में? ये वेगनर साहब ने हमको कहा, और वेगनर ने कहा कि भैया पहले एक ही महाद्वीप था जिसको हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला पार्ट। और इसके आसपास एक महासागर था, पेंथालासा। कौन सा महासागर था? पेंथालासा नाम का एक महासागर था। और इसी महासागर से बाद में सारे महासागरों का निर्माण हुआ और इसी महाद्वीप से सारे महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ। तो महासागर का नाम क्या था? पेंथालासा। ये 3 नंबर का प्रश्न होगा और पेंजिया भी 3 नंबर का प्रश्न है। आई बात समझ में? जल्दी जल्दी से समझा दूं आपको। वेगनर ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और पृथ्वी का अपकेंद्री बल भी काम करता है। किसने कहा? ये वेगनर ने। और इसी वजह से ये पेंजिया में विभाजन शुरू हुआ। किसमें? पेंजिया में। क्या शुरू हुआ? विभाजन। ट्रियासिक युग में विभाजन शुरू हुआ और ये पेंजिया 2 भागों में बट गया। महाद्वीपीय विस्थापन नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको फिर बता दूं, एक बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसमें विभाजन शुरू हो गया और ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। अंतिम ट्रियासिक युग में ये विभाजन शुरू हुआ था
ट्रियासिक युग क्या है उसको सोचना नहीं है अभी। अब मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताएं कि जब ये दो भागों में टूटा तो उत्तरी क्षेत्र को हमने नाम दिया अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? या इसी का एक और नाम मिलता है लॉरेंसियन सिल्ट, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। लॉरेंसिया बेसिकली कनाडा का एक पार्ट है, उसी को हम लॉरेंसियन सिल्ट के नाम से बुलाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए, या प्रीलिम्स में हो सकता है कि लॉरेंसियन सिल्ट वर्तमान के किस महाद्वीप का हिस्सा है या किस देश का हिस्सा है। वर्तमान में कनाडा का हिस्सा है वो, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और ये लॉरेंसियन सिल्ट धरती के सबसे पुराना सिल्ट माना जाता है। सिल्ट क्या होते हैं अब वो भूगोल जब क्लास लूँगा तब बताऊँगा। इसको हमने कहा लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और ये दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के नाम से बुलाया गया। किस नाम से? गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड नामकरण हुआ, ये नामकरण गोंड जनजाति के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर? गोंड जनजाति के। तो दक्षिण का पार्ट क्या कहला रहा है और नॉर्थ का पार्ट क्या कहला रहा है? अंगारा लैंड। आ गई बात समझ में सभी को? अच्छा, एक छोटी सी भी चीज आप लोग यहां पर बताएंगे आप मुझे। जब ये महासागर है और ये पेंजिया अभी तक जुड़ा हुआ था ऐसे, क्या बीच में कोई महासागर था यहां पर? जब ये विभाजन होगा तो क्या इस पेंथालासा का पानी यहां पर जाएगा? ये महासागर का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? तो क्या इसका पानी यहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा? और क्या बीच में एक नए महासागर का निर्माण होगा? हाँ, यहां पर एक महासागर का निर्माण हो चुका था जिसको हमने नाम बुलाया था टेथिस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं महासागरीय विस्थापन सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं उसकी। तो यहां पर टेथिस महासागर का निर्माण हुआ था। आई बात समझ में? और टेथिस बेसिकली एक भूसन्नति थी। क्या थी? भूसन्नति। 3 नंबर का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है पहले, अभी भी आ सकता है, पेटी में भी इंपॉर्टेंट है, आरक्षक व्यापम के लिए भी महत्वपूर्ण है। भूसन्नतियां होती क्या हैं इसको समझ लेते हैं। भूसन्नतियां उथले सकरे जलीय भाग हैं। उथला समझ रहा है? सकरे जलीय भाग होते हैं जिनमें नदियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लाए हुए अवसाद जमा हो जाते हैं। और जब यहाँ पे अवसाद जमा होते हैं तो इन्हीं अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप जब इस पर इंटरनल फोर्स काम करता है तो ये पर्वतों में तब्दील हो जाते हैं संपीड़न बल के कारण। लाइक दैट हिमालय। क्या? हिमालय आज जहाँ पर है, पहले वहाँ टेथिस नाम की भूसन्नति थी। उसी में जो अवसाद जमा थे उनमें जब संपीड़न हुआ तो उन्हीं संपीड़न की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। फिर वो मेरे को इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पढ़ानी पड़ेगी, फिर यूरेशियाई प्लेट, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वो सब अभी नहीं। मैं सिर्फ गोंडवाना लैंड की बात कर रहा हूँ। दक्षिण का भाग क्या कहला रहा है? उत्तर का भाग क्या कहला रहा है? हाँ। और ध्यान रखें, जिस समय धरती की उत्पत्ति हुई, धरती बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म थी। कैसी थी? गर्म थी। और उस टाइम पर भी धरती पर ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। ज्वालामुखी उद्भेदन, विस्फोट शुरू हो चुके थे उत्पत्ति के बाद में। और जब विस्फोट शुरू हुए थे तो सर्वप्रथम इस दक्षिणी भाग में ही विस्फोट हुए हैं, गोंडवाना लैंड वाले क्षेत्र में। आप मुझे बताएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इधर नहीं हुई है, सबसे पहले इस क्षेत्र में हुए। तो यहां से जब ज्वालामुखी निकलेगा, मान लो ये कमरा है अपना, इस क्षेत्र में पहले ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुए और उस क्षेत्र में बाद में। तो जो ज्वालामुखी से लावा निकलेगा वो इस क्षेत्र में फ्लो करेगा। तो इस क्षेत्र की सतह पहले बनेगी कि उस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की। उधर बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं तो इस क्षेत्र की जो सतह होगी वो पुरानी होगी कि नहीं होगी? और उस क्षेत्र की? आ गई बात समझ में सभी को? पक्का इस क्षेत्र की चट्टानें भी उस क्षेत्र की? डेफिनेटली। बस यही चीज़ बता रहा हूँ कि गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है ये धरातल का सबसे पुराने भागों में शामिल होता है। मतलब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट पहले हुए, चट्टानें भी पहले बनी, जबकि अंगारा लैंड में बाद में ये घटनाएं हुई। और अगर हम भारत को देखें
तो भारत में दोनों ही प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। मतलब भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ये नवीनतम चट्टानों से निर्मित है और दक्षिणी हिस्सा प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। इट मीन्स भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा कि अंगारा लैंड का, और उत्तरी भाग अंगारा लैंड का। तो भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और उत्तरी भाग अंगारा लैंड का। इसीलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर धरती की सबसे पुरानी संरचनाएं पाई जाती हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, और उत्तरी भाग में नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। आ गई बात समझ में सभी को? तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा भारत? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब इतना हिस्सा, ध्यान रखें आप। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग भी मूलतः काय का हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड का। आई बात समझ में? तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड का पार्ट है, उत्तरी हिस्सा नवीनतम चट्टानों से बना है। इसलिए भारत की भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 2 भागों में। पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? उत्तर भारत की चट्टानें। अब देखें, ये नवीनतम चट्टानें हैं कि पुरानी हैं? ये नवीन है उत्तर भारत की चट्टानें, और प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें प्राचीन हैं। देखते हैं इधर पे, आइए। सबसे पहली चट्टानें होती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की? आर्कियन। ठीक है। उसके बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की? धारवाड़। उसके बाद आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की? कुड़प्पा। उसके बाद आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की? देन आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और उसके बाद आता है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। इन सभी को विश्लेषित करेंगे अभी। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लोगे तो आगे खनिज, मिट्टी, फसल, उद्योग, इसको किसी और से ना पढ़ने की जरूरत है ना किताब से। बेसिक चीज़ें आप समझ लेंगे, कहाँ कौन सी मिट्टी, कहाँ कौन सा खनिज है, कहाँ कौन सी फसल होगी, वो अपने आप बताने लगोगे। ठीक है, चलते हैं। उत्तर भारत में 2 ही क्रम की चट्टानें हैं, टर्शियरी और क्वार्टनरी। टर्शियरी और क्वार्टनरी। टर्शियरी का मतलब है तृतीयक युग। ये नवीनतम चट्टानें हैं, और आपको बता दूं हिमालय का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, टर्शियरी और क्वार्टनरी चट्टानों से। आ गई बात समझ में? तो भारत की भूगर्भिक संरचना को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत की, और दूसरा कौन सा? उत्तर भारत की। अब हम इनको एक एक करके विश्लेषित करेंगे, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी जुड़ते चलेंगी। ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ आप लोग मेंस वाले ध्यान रखें, आर्कियन क्रम की चट्टानें 6 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। धारवाड़ 6 नंबर 3 नंबर दोनों में आ सकता है। कुड़प्पा बेसिकली 3 नंबर का प्रश्न है। विंध्यन 3 और 6 दोनों में आएगा। गोंडवाना 3, 6, 15 और 2020 वालों के लिए 3, 5 और 11 दोनों में आ सकता है। दक्कन ट्रेप 15 नंबर का प्रश्न है और 6 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी है। और हो सकता है ये भी हो जाए कि इनको सबको मिला के पूछ ले वो 15 नंबर में। प्रीलिम्स वाले भी ध्यान रखें, एक एक चीज़ इसकी याद रखें, और वनडे एग्जाम वाले तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपके लिए हैं। चलते हैं, अब शुरू करें इनको। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की? आर्कियन क्रम की चट्टानों पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं। आगे बात समझ में? देखते हैं पहले निर्माण। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान दें, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इधर ध्यान से समझो, उस समय पृथ्वी बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म थी। क्या थी? गर्म। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ये धरातल है, यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे
तो तापमान बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ता जाता है। उसके कुछ कारण है, पहले उनको समझते हैं। मान के चलो यहां पर एक चट्टान है ऊपरी सतह पर, ये दूसरी चट्टान है, तीसरी चट्टान है, नीचे हम जा रहे हैं। क्या ऊपरी चट्टान का दबाव इस पे पड़ेगा? ए का दबाव बी पर, ए और बी का दबाव, और ए बी सी का दबाव डी पर। तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं दाब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जाने पर दाब की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो सर्वाधिक दाब कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, डेफिनेटली। दूसरी बात, अगर दबाव बढ़ेगा अंदर जाने पर तो क्या इन चट्टानों के अणु पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं होगा ऐसा? और इनके अणुओं के पास पास में आने के बाद इस क्षेत्र का घनत्व बढ़ेगा, डेफिनेटली। तो सर्वाधिक घनत्व भी कहाँ का होगा? कोर का। आ रही बात समझ में? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये औसत घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरा मिला के नोट कर लें इसको। तो घनत्व भी बढ़ेगा, और आप खुद सोचिए घनत्व बढ़ेगा तो अंदर का तापमान भी बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर इस क्लास में जितने बैठे उसके आधे होते तो क्या होता? घनत्व कम होता, तो जो अभी तुमको ठंड महसूस नहीं हो रही वो होने लगती। डेफिनेटली ऐसा होता है। तो अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। और ध्यान रखें, भूपर्पट्टी से जैसे ही तुम 32 मीटर अंदर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। कितने मीटर जाने पर? लेकिन ये जो तापमान बढ़ने की दर है ये बदलती है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, हर जगह पर एक समान तापमान नहीं बढ़ता है अंदर जाने पर। शुरू के 100 किलोमीटर तक जाओगे तो इसी रेट से बढ़ेगा, उसके बाद में 200 से 300 के बीच में 12 अंश सेल्सियस 1 किलोमीटर पर, और नीचे जाओगे तो 2 अंश सेल्सियस पर किलोमीटर। उससे मतलब नहीं है अभी हमको। तो अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। दूसरी बात क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक सतह पर, ये भूपर्पट्टी है और यहां पर मेंटल है, तो यहां पे कुछ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व? रेडियो एक्टिव, लाइक दैट यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। मेंस वाले 3 नंबर में एक्टिनाइड तत्व नोट कर लें। एक्टिनाइड तत्व 3 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों को। आवर्त सारणी में 89 से 103 तक के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेडियो एक्टिव होती है, उसमें यूरेनियम भी शामिल है। आई बात समझ में? अरे तुम लोगों भी काम का है, जेल प्रेरी में खतरनाक पूछा है केमिस्ट्री। ठीक है, हालांकि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मेरे को आती भी नहीं है, बट ध्यान रखना है इस चीज़ को। रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं जिनसे रेडिएशन निकलता है। अब 2 चीज़ें समझें, इधर बोर्ड पे ध्यान दें। अंदर जाने पर ताप भी बढ़ रहा है, रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं। क्या इस कंडीशन में आंतरिक सतह का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? और इस वजह से अंदर की जो चट्टानें वो मेल्ट होने लगती हैं, पिघलती हैं। क्या होती हैं? और इसी वजह से धरातल के अंदर कुछ तरल भाग पाया जाता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। नॉट लावा, इट इज मैग्मा। मैग्मा और लावा में अंतर कितने लोगों को पता है? 3 नंबर का प्रश्न है ये। अपना में जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें भी मिश्रित होती हैं, जबकि जब वो मैग्मा बाहर आता है तो जलवाष्प और गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं, अर्थात लावा जलवाष्प और गैस विहीन होता है। ये दूसरा अंतर भी है महत्वपूर्ण। आ गई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो ये मैग्मा अंदर है। अब बताओ कि जब ये अंदर तरल भाग है तो क्या इसमें वाष्प की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी? गैसों की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी? अरे होगी। और यही गैसें जो हमारी भूपर्पट्टी है, ये गैसें और जलवाष्प क्या करती हैं? यार मार्कर तो ढंग के रखे होते हैं। ये जो गैसें और जलवाष्प हैं, ये हमारी भूपर्पट्टी की जो प्लेटें हैं, हमारी भूपर्पट्टी लगभग 100 प्लेटों में डिवाइडेड है। कितनी प्लेटों में? इनको धक्का लगाती हैं जलवाष्प और गैसें।
आ रही बात समझ में? और एक चीज बताना, अंदर जाने पे घनत्व तो बढ़ता है कि कम होता है? जोर से बोलो। तो भूपर्पटी का घनत्व तो इस मेंटल की अपेक्षा, मतलब ये हल्का क्षेत्र होगा क्या, और ये क्षेत्र इसका घनत्व तो ज्यादा है। इसलिए जो प्लेटें हैं, जब ये गैस और जलवाष्प इन प्लेटों को धक्का लगाती हैं, ये गैस और जलवाष्प जो ऊपर जाती हैं, इनको हम कहते हैं ऊष्मीय संवहनी तरंगें। 3 नंबर का प्रश्न है, और पीटी वाले भी ध्यान रखें। ये ऊष्मीय संवहनी तरंगें इनको धक्का लगाती हैं, और इसी वजह से प्लेटें इस मेंटल पे तैरती हैं। इस मेंटल वाले भाग को एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल इत्यादि नामों से जाना जाता है, वो अलग चीज़ है, अब ध्यान रखें। अब तो जिस समय धरती बनी गर्म थी, इसी वजह से धरती के अंदर का जो मैग्मा था वो लगातार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आई बात समझ में? और जहाँ पर उसको कमज़ोर भाग मिलता है वहाँ पे उसको तोड़ के वो कहाँ आ जाता है? बाहर। आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्री क्षेत्रों में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सुने हैं? उसका कारण यही है क्योंकि समुद्री सतह की जो भूपर्पटी है वो पतली होती है। ये स्थलीय भाग है ये वाला, तो भूपर्पटी पूरी मोटी है। ये समुद्री भाग है, भूपर्पटी पतली है, नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस क्षेत्र में कि भूपर्पटी जल्दी टूटेगी कि स्थलीय भाग वाली? समुद्री वाली। इसलिए इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप ज़्यादा होते हैं। छोड़ो। तो धरती जब गर्म थी तब धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, और ज्वालामुखी विस्फोट से ये मैग्मा बाहर आया। मैग्मा बाहर आया, और जब ये मैग्मा बाहर आया तो ठंडा होकर जब जमा, तो इसी से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको हम आर्कियन युग की चट्टानें कहते हैं। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन एक युग है धरती की उत्पत्ति के समय का। धरती की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के युगों को 5 भागों में बांटे हैं हमने। कितने भागों में? महायुग कहते हैं उनको। प्रीपैलियोजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, हमको उससे मतलब नहीं है अभी। फिर उसके अंतर्गत बहुत सारे भाग हैं, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, डिवोनियन इत्यादि। उसकी तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम यही नियन हो जाओगे अभी। चलो इधर पे आओ। तो जब ये, इधर ध्यान दो बेटा, जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी मूलतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक होता है दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, मतलब धरती पे लंबी चौड़ी दरारें आती हैं उससे निकलता है। और दूसरा होता है केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन, मतलब एक छिद्र मात्र से निकलता है। तो कितने प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट होता है? लगभग 2। पहला कौन सा बोला मैंने, और दूसरा कौन सा? केंद्रीय उद्भेदन। आई बात समझ में? चलो इधर ध्यान देना आप। अच्छा, एक चीज और समझ लेनी है। लावा जो या मैग्मा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है मूलतः। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, ये तो कोई भूगर्भ शास्त्र का विद्यार्थी यहाँ होगा तो मेरे को बोलेगा सर 2 ही प्रकार के क्यों बता रहे, होते तो बहुत हैं। वो भी बता सकते हो पर अपने काम के नहीं है वो। बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय लावा, हाँ पेडिक लावा, दूसरा हाँ अम्लीय आएगा तो क्षारी तो आएगा हाँ तो पेडिक का मतलब ही क्षारी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक होता है अम्लीय लावा जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 75% से ज़्यादा होती है। काय की मात्रा? सिलिकॉन। पीटी के लिए याद रखनी है आपको ये चीज़ें। पेडिक लावा, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है। 2 बातों को ध्यान से सुने अब। सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अम्लीय लावा चिपचिपा हो जाता है। कैसा होता है? चिपचिपा। और पेडिक लावा चिपचिपा नहीं होता है। ये दोनों बातें क्लियर हैं सभी को? अब 2 चीज़ें आप लोग बताएंगे। जब यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, मैग्मा जब बाहर जाएगा तो क्या पूरा मैग्मा धरातल पर आ जाएगा कि कुछ मैग्मा अंदर भी जमेगा? अंदर भी जमेगा, डेफिनेटली। वेरी गुड। अंदर कौन सा वाला मैग्मा होगा? अम्लीय वाला, और बाहर मुख्यतः पेडिक वाला। मुख्यतः बोल रहा हूं मैं, क्लियर है सभी को? तो एक बात मुझे बता दें आप लोग कि जब ये मैग्मा बाहर आ गया, जम गया, इससे चट्टानें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? क्या धरती के अंदर भी चट्टानें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो चट्टानें बनती हैं
वो धरती के अंदर भी बनती हैं और धरती के बाहर भी बनती हैं। क्लियर है? तो धरती की उत्पत्ति के समय आर्कियन युग में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो उस टाइम पर जो चट्टानें बनी उनको हम आर्कियन चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें? आर्कियन, इग्नेरियस रॉक्स कहते हैं हम इनको। और ध्यान दें, ये आर्कियन चट्टानें की विशेषताएं क्या हैं उनको समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जिस समय धरती बनी बहुत ज़्यादा गर्म थी। कैसी थी? और उस समय धरती पर पानी नहीं था, धरती आग का गोला थी। और जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो इन्हीं से जो जलवाष्प निकली वो कहाँ जाएगी बेटा? और ऊपर जाने पर तापमान, तो फिर संघनन होगा और फिर क्या होगी? ऐसे करके धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। वो एक लंबा अरसा चला गया उसमें। ठीक है, धरती पर जल नहीं था, धरती बहुत गर्म थी, तो क्या धरती पर जीवन रहा होगा? नहीं। तो इस टाइम पर धरती पर जीवन नहीं था, वनस्पतियां भी नहीं थी। तो मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि क्या आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म मिलेंगे? जोर से बोलो, नहीं मिलेंगे। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये जीवाश्म विहीन चट्टानें हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इनमें हमको कोई भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम इनमें हो सकता है क्या? कोयला नहीं है, इनमें ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। क्लियर है ये बात सभी को? दूसरी बात, ये चट्टानें रवेदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? रवेदार। ये परतदार नहीं है। रवे का मतलब होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई, इनको हम कहते हैं रवेदार चट्टानें। अब रवेदार क्यों हैं मैं उसको भी डिफाइन करता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखें इधर पे, ज्वालामुखी लाइक खीर। खीर खाए हो? बना के ला लेते, आज भूख लगी है। अच्छा, बताना था पहले दीदी, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, ज्वालामुखी से निकला जो मैग्मा है लाइक खीर की तरह होता है। गाढ़ा भाग भी होता है उसमें और तरल भाग भी होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ खीर, उसको समझ लीजिए। आज घर जाए तू सो ले बेटा थोड़ी देर, रात में मत जागा कर। कौन से मोबाइल की बैटरी ज़्यादा चलती है? हम बात कर रहे हैं कि आप एक काम करें, आज घर जाएं, खीर बनाएं, बहुत सारी बनाएं और उस बर्तन से खीर को जमीन पर उड़ेल दें। बढ़िया उसमें काजू किशमिश बादाम मेवे पूरे डालने हैं। जमीन पे उड़ेलने का मतलब ऐसे पर्स पे नहीं, उसमें बहुत लंबी चौड़ी पत्तल बिछा लें, उस पर भी उड़ेला जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ दिमाग में। जब आप उड़ेलेंगे तो आप क्या पाएंगे? जो खीर का गाढ़ा वाला भाग है वो जहाँ पर आपने उड़ेला था ये वहाँ पर जमा हो रहा है। यहीं पे आज को काजू किशमिश बादाम नारियल मूंगफली और सारे मेवे, केसर से लेकर सारी चीज़ अवेलेबल होंगी, पिस्ता से लेकर सब। पानी आ रह गया। थोड़े कुछ दूर ये खीर बहकर जाएगी, यहाँ पर इसमें कणों की मात्रा में कमी आएगी, रवा रवा मिलेगा, काजू किशमिश बादाम नहीं होगा यहाँ पर। और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो दूध की नदियाँ बह रही होंगी। हरी बात समझ में सभी को? तो मैग्मा के साथ भी यही होता है कि जब ये निकलता है ऐसे ही फ्लो करता है। इसलिए जब पास में चट्टानें बनेंगी वो ज़्यादा खनिज संपन्न होंगी, थोड़ा दूर जाएंगी तो और कम खनिज मिलेंगे, और दूरस्थ क्षेत्रों में खनिजों की मात्रा थोड़ी कम होती चलेगी। मैं क्या कहना चाह रहा था, खीर से समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को, डेफिनेटली। तो मैं आपको दो चीज़ें ये बता रहा हूँ कि जब ये आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काजू किशमिश बादाम, ये रवे हैं। क्या हैं? रवे का मतलब होता है कण। वैसे ज्वालामुखी में कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, लाइक दैट पायरोक्लास्ट। नाम सुने सभी ने? पायरोक्लास्ट तिकोने आकार के पत्थर होते हैं जो निकलते हैं। लैपिली चने और मटर के आकार के दाने होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी के साथ में निकलते हैं। चट्टानों के टुकड़े हैं ये। बॉम्ब, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी के साथ में निकलते हैं, और जब ये जमते हैं तो रवेदार बन जाते हैं। इट मीन से चट्टानें कैसी हैं? रवेदार। ये चट्टानें परतदार नहीं है। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर वो खीर तो परतदार होनी चाहिए। परत का मतलब होता है एक के ऊपर एक आना। जब खीर को आप बहाओगे तो क्या एक के ऊपर एक जमेगी? नहीं। हाँ, लहरदार हो सकती है बट परतदार नहीं हो सकती है। तो ये चट्टानें रवेदार हैं। अरे हैं या नहीं है? और
ज्वालामुखी से निर्मित हैं। तो इन चट्टानों में खनिजों की मात्रा होगी या नहीं होगी? खनिज बोला मैंने जीवाश्म की बात नहीं करी है। खनिज की दृष्टि से ये संपन्न हैं, बिकॉज इनका निर्माण ही कैसे हो रहा है? ज्वालामुखी के निकले मैग्मा से। धरातल के अंदर जितने खनिज हैं वो पूरे खीर के साथ कहाँ आएंगे? बाहर। इसलिए खनिज संपन्न चट्टानें हैं। आई बात समझ में? और ध्यान रखें, हमारे धरातल के 90% क्षेत्र पर ये फैली हुई हैं। कितने % पर ये मिलती हैं हमको? कौन सी चट्टानें? हाँ, एक चीज मेंस वाले स्पेशली ध्यान रखें। यहाँ पर आइए, मैंने कहा ये चट्टानें परतदार हैं कि रवेदार हैं? परतदार है, सॉरी रवेदार है। एक चीज बताएं, अगर ये रवेदार हैं, परतें नहीं हैं, तो क्या इनके बीच में जल योजन हो सकता है? नहीं। इनके बीच में जल योजन का मतलब है जल अंदर नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसलिए इनमें रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। इनमें केवल विघटन होता है और अपक्षय होता है। ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा, नहीं तो अभी तुम्हारा विघटन हो जाएगा यहाँ पर। इधर पे आओ नेक्स्ट। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और ये 2 भागों में बटी हैं। कितने भागों में? 2। आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहली चट्टान कौन सी होगी बताओ? ग्रेनाइट। आर्कियन क्रम की पहली चट्टानें कहलाती हैं ग्रेनाइट चट्टानें। अब ये क्या होती हैं पहले समझ लीजिए। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट। और दूसरी चट्टान होती है बेसाल्ट। पहली कौन सी बोला मैंने? और दूसरी कौन सी? बेसाल्ट। मूल रूप से जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये धरातल के अंदर पाई जाती हैं, धरातल के अंदर। और ये भी 2 प्रकार की होती हैं, फिर अंतःवर्ती, बहिर्वर्ती, मध्यवर्ती, 3 प्रकार की। इनसे हमको मतलब नहीं है। ग्रेनाइट चट्टानें मूलतः कहाँ पाई जाती हैं? धरती के अंदर। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये चट्टानें खनिजों से संपन्न होंगी या नहीं? ग्रेनाइट होंगी। इनमें सारे खनिज पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी से लेकर सब कुछ है इनमें। आ रही बात समझ में? हाँ, इनके अलग अलग रूप हैं ग्रेनाइट के। बैथोलीथ, लोकोलीथ, लेपोलीथ, फेकोलीथ, सील, डाइक, स्टॉक, इटीसी। उन पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है। और दूसरी होती हैं बेसाल्ट चट्टानें, जो बेसिकली धरातल पर पाई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धरातल के अंदर नहीं है, लेकिन धरातली सतह पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट। अब ध्यान रखें एक चीज, ग्रेनाइट चट्टानों में सारे खनिज अवेलेबल हैं, बट बेसाल्ट चट्टानों में मूलतः लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काय में? बेसाल्ट चट्टानों में मूल रूप से क्या मिल रहा है? और ग्रेनाइट में सारे खनिज हैं। क्लियर है सभी को? इसलिए एक चीज़ मुझे बताएं कि जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे, क्या उन क्षेत्रों में ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों चट्टानें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। ठीक है। जैसे ये भारत का दक्षिणी भाग है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। भारत का दक्षिणी भाग और ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये दक्षिणी भाग है बेसिकली भारत का। एक ये हिस्सा भी मैं आपको बना रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इस क्षेत्र में ही ज्वालामुखी विस्फोट पहले हुए हैं। तो इस क्षेत्र में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? पक्का। ग्रेनाइट भी और बेसाल्ट भी। और अगर आप एनालिसिस करें तो पाएंगे कि दक्षिण भारत में खनिजों की मात्रा ज़्यादा है, जबकि उत्तर भारत में खनिजों की मात्रा कम है। अब रीजन समझ आ रहा है क्यों? ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरी बात,